राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे एंड लेट्स स्टार्ट। हमने इसमें थोड़ा सा रिकैप है जिसमें कि जो है वो रणवीर माही को एक अच्छी सी सुंदर सी जगह ले जाता है और वहाँ माही पूछती है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो। तो वो रणवीर कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब रणवीर पूछता है तो वो कहती है मुझे अभी पता नहीं। अब आगे माही एकटक रणवीर की आंखों में देख रही थी। उसने शर्माते हुए अपनी नज़रें नीची कर ली क्योंकि माही को समझ नहीं आ रहा था कि वह रणवीर की इस बात पर क्या रिएक्ट करे। उसके लिए तो ये पहला ही मौका था। तभी रणवीर ने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है माही? माही ने अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे नहीं पता। तो रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मान लेता हूँ कि अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होगी। मुझे कैसे और पता? तभी रणवीर ने माही को घूर कर देखा तो माही ने जल्दी से अपनी बात सही करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे हुआ ही नहीं तो रणवीर ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, होगा कैसी नहीं, माही सिर्फ रणवीर के लिए ही तो बनी है। माही ने रणवीर को खुद से दूर करते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए, दादी घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। रणवीर समझ गया कि माही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है, इसलिए उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरा और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हारे लिए अभी ये सब चीज़ एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। तो अब बताओ कैसी लगी तुम्हें ये जगह? क्या यहाँ हमें अपना एक खूबसूरत सा घर बनाना चाहिए? आई डोंट नो, आज मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं एपिसोड पढ़ रही हूँ तो रणवीर इतना सीधा सा इंसान कैसे बन गया जो उसे हमेशा छेड़ता रहता था। माही ने फिर से आसपास उसे जगह को देखा और मुस्कुराते कहा, हाँ ये जगह बहुत सुंदर है। कितना अच्छा होगा ना अगर हमारा एक घर यहाँ पर भी हो और हम सब मर्जी आए कि इतनी खूबसूरत जगह आकर रह सकें जब मर्जी आए। रणवीर ने फिर माही को अपनी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है माही, इस जगह से एक खास याद भी जुड़ी हुई है। माही ने पूछा, खास याद कौन सी? तो रणवीर ने कहा, तुम्हें याद नहीं, पर तुम एक बार पहले भी इस जगह पर आ चुकी हो। माही को याद करने की कोशिश करते हुए कहा, पहले भी? पर कब? मुझे तो याद नहीं है। तो रणवीर ने माही की छोटी सी नोट को नाक को पिंच करते हुए कहा, जब तुम सिर्फ 5 साल की थी तब। माही ने याद करने की कोशिश की पर उसे याद ही नहीं आ रहा था। वाकई में माही उस वक्त बहुत छोटी थी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, चलो घर चलते हैं, फिर कभी मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। माही ने जिद करते हुए कहा माही ने जिद करते हुए कहा, नहीं पहले बताओ। रणवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम छोटी बच्ची की तरह जिद क्यों करी हो? कह दिया ना बाद में बता दूंगा। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो मैं कह रही हूँ ना कि तुम अगर अभी बता दोगे तो क्या हो जाएगा, वरना मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहेगी कि आखिर क्या सस्पेंस है। हैरानी से देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा होगा इतनी सी बात पर। तो माही ने बत्ती सी दिखाते कहा, तो क्या है ना, मुझे इस पर सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं बहुत करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी रह जाता है। रणवीर ने कहा, हाँ तो ठीक है, तुम्हें बाद में बता दूंगा, तब तक तुम सस्पेंस बर्दाश्त करने की आदत डालो। अब रणवीर की अगर कोई बात नहीं करनी है तो मतलब वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। माही ने भी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैं भी किससे जिद कर रही हूँ, और वो भी चुपचाप रणवीर के साथ वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह 6 बजे नीचे हॉल में ही हवन कुंड चल रहा था और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। माही और अदिति दोनों ही एक पीले रंग की साड़ी पहने हुई थी। अदिति ने अपने हाथ जोड़े हुए थे और अपनी आंखें बंद क्यों हुई थी, वहीं माही ने अपने हाथ जोड़े हुए थे और अपनी आंखें बंद तो की हुई थी पर अभी वो नींद में झूम रही थी। दरअसल उसे इतनी सुबह जल्दी जागने की आदत तो नहीं थी। सुगंधा जी और दादी जी वहीं बैठे हुए थे। सुगंधा जी ने माही को सुबह 5 बजे ही जगा दिया था, जिस वजह से माही की नींद पूरी नहीं हो पाई थी। कल रात को वो काफ़ी लेट तक कोई सीरीज़ वगैरह ही देख रही थी, जिस वजह से उसकी आँख काफ़ी देर से लगी और सुबह
सुगंधा जी ने उसे जगा दिया। अदिति ने हैरानी से माही की तरफ देखा। फिर वही पंडित जी जो हवन कुंड में आहुति दे रहे थे, वो भी हैरानी से माही को ही देख रहे थे। वहीं सुगंधा जी और दादी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सिर ना में हिलाया। तभी सुगंधा जी ने माही का कंधा हिलाते हुए कहा, माही उठो, क्या कर रही हो? अभी पूजा पूरी नहीं हुई है। माई हड़बड़ाते उठी और आसपास देखते हुए बोली, पूजा हो गई क्या? प्रसाद बट गया क्या? फिर पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, पंडित जी मेरा प्रसाद कहाँ है, लाइए। कहकर माही ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। पंडित जी बचपन से ही माही को जानते थे। अक्सर ही वो मंदिर भी प्रसाद के लालच में ही आया करती थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बिटिया, अभी पूजा पूरी नहीं हुई है, वो तुम सो गई थी ना इसलिए। माही ने अब थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ वो आज सुबह जल्दी जागना पड़ा। अच्छा कितनी देर और बैठना होगा? तो दादी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें जल्दी जाकर सोने की पड़ी हुई है, अब चुपचाप यहीं बैठी रहो जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती। माई अब मुंह बनाए हुए बैठी अब मुंह बनाए वहीं बैठी रही और इंतजार करने लगी कि कब पूजा खत्म हो और वो जाकर दोबारा अपने बेड पर पसर जाए। कुछ ही देर में पूजा संपन्न हुई। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। माही ने दादी से कहा, दादी अब तो कोई रस्म नहीं रह गई ना, मैं जाऊँ अपने रूम में? दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, जाओ आराम से अपनी नींद पूरी करो। दादी का यह कहना था कि माही ने जल्दी से अपनी साड़ी संभाली और लगभग जल्दी जल्दी चढ़ते हुए सीढ़ी चढ़ने लगी। वैसे भी आज से उसे कॉलेज नहीं जाना था, इसलिए वो अपनी नींद आराम से पूरी कर सकती थी। माही कॉरिडोर से भागी जा रही थी कि तभी सामने से आ रहे रणवीर से वह जा टकराई। पर इससे पहले कि वो गिरती, रणवीर ने उसकी बाँह पकड़ उसे थाम लिया और सीधा करते हुए कहा, ऐसे कहाँ भाग रही हो? माही मुंह बनाते बोली, मुझे सोना है ना इसलिए। रणवीर की सुबह जल्दी जागने की आदत थी। वो सुबह जल्दी जागकर कम से कम 2 घंटे तक जिम करता था। टाइट फिटिंग की शर्ट के साथ ब्लैक कलर की लोअर, सुबह सुबह ही रणवीर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहा था। रणवीर ने कहा, हाँ तो सोना है तो ऐसे भागते हुए क्यों जा रही हो? और तुम इतनी सुबह ही जाग गई? रणवीर को नहीं पता था कि आज से उनकी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं और या फिर लड़कियों को सुबह सुबह कोई पूजा भी होती है। माही ने जल्दबाजी में कहा, अब वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे सोने जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहते हुए माही ने जमाई ली। रणवीर इतना तो जान गया था कि माही सोने की कितनी ज़्यादा जल्दी है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने फेस पर स्माइल आ गई। उसने झटके से माही को अपनी गोद में उठाया और उसके रूम की तरफ जाते हुए कहा, कहीं तुम चलते चलते ही ना गिर जाओ। मैं खुद अपने रूम में मैं खुद ही तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है अपने रूम में छोड़ देता हूँ, वैसे आना चाहिए तुम्हारे रूम में। माही ने कहा, मैं खुद भी जा सकती हूँ, तुम्हें मेरे रूम में छोड़ने आने की क्या ज़रूरत है? तो रणवीर ने उसके रूम का डोर ओपन एक हाथ से खोलते हुए कहा, ज़रूरत है, मुझे अपनी होने वाली बीवी का ख्याल रखना है इसलिए। माही ने अपनी भौं सिकुड़ते कहा, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा ख्याल रखने का क्या मतलब होता है, मुझे मुद्दू मत बनाओ। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए माही की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें नींद आ रही है, तो क्यों ना हम दोनों मॉर्निंग टाइम एक अच्छे से रोमांस के साथ। तभी माही ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते कहा, नहीं सच में मुझे बहुत ही नींद आ रही है। कहकर माही ने अपना सिर रणवीर के सीने से टिका दिया। माही की इतनी क्यूट सी हरकत देखकर रणवीर स्माइल के बिना ना रह पाया। उसने आहिस्ता से माही को बेड पर लेटाया और माही जल्दी से करवट बदलते हुए बोली, अच्छा जाते वक्त रूम का डोर बंद करते जाना। रणवीर वैसे वहाँ से माही को छोड़कर जाने ही वाला था कि तभी उसे कदम रुक गए और उसने एक बार फिर पलट कर माही की तरफ देखा। माही करवट बदलकर सो रही थी, लेकिन उसकी ब्लाउज़ का नेक काफ़ी ज़्यादा डीप था और साड़ी का पल्लू थोड़ा साइड हो जाने की वजह से माही की गोरी पतली कमर बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी, जिसे देखकर रणवीर अपने होश खो रहा था। वहीं माही आंखें बंद करके ही जैसे नींद में ही चली गई थी, लेकिन अभी भी वो इतनी गहरी नींद में नहीं गई, क्योंकि उसे अपनी कमर पर एक गुदगुदी का एहसास हुआ और उसने झटके से अपनी आंखें खोलकर पलट कर देखा तो रणवीर अपनी इंटेंस नज़रों से माही को ही देख रहा था। माही ने जल्दी से अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे हो? जाओ यहाँ से। रणवीर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, इसे नींद में होने का फ़ायदा उठाना नहीं कहते माही, क्योंकि अगर मुझे फ़ायदा उठाना होता ना तो मैं कितनी बार तुम्हें पास आकर सोया हूँ।
तब ना फ़ायदा उठा लेता। रणवी की बात सुन माही की बोलती एकदम बंद हो गई। रणवी ने माही के पेट पर उंगलियां चलाते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें पहली बार साड़ी में देख रहा हूँ और तुम इस साड़ी में काफ़ी हॉट लग रही हो। रणवी की बात सुनकर माही का मन हुआ कि वो शर्म कर कहीं जाकर छुप जाए। अब ये बात तो माही महसूस कर रही थी कि रणवी की बातें अक्सर यूं से शर्माने पर मजबूर कर देती थी। अक्सर कर उसे अपने दिल की धड़कनें भी बढ़ती हुई महसूस होती है। माही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अभी तुम जाओ, मुझे सोना है। अब ये बात अलग थी कि रणवी की हरकत से माही की नींद उड़ चुकी थी। रणवी ने कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इतने में तुम शर्मा रही हो। शादी के बाद तो पता नहीं क्या क्या होगा, तब तुम्हारी क्या हालत होगी। कहकर रणवी ने अपनी एक आई विंक की और वहाँ से निकल गया। माई ने खुद से कहा, शादी के बाद क्या क्या होगा, सिम क्या मतलब है, ऐसा क्या होता है शादी के बाद। अब माही का छोटू सा दिमाग इतनी बड़ी बात को तो वो समझ ही नहीं पाया। फिर उसने इस बात को साइड में रखा, वापस पिलो पर सिर रखकर सो गई। लेकिन इस बार वो खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करना नहीं भूली। उदयपुर। मुग्धा एक रूम का डोर ओपन कर अंदर गई और उसकी नज़र बेड पर सो रहे एक लड़के पर गई जिसकी उम्र करीब 23-24 के लगभग रही होगी। उसे सोते हुए देखकर मुग्धा के फेस पर स्माइल आ गई। उसने जाकर रूम के पर्दे ओपन किए और पलट कर अपने बेटे की तरफ देखा जो सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था। वो जाकर उसके बगल में बैठ गई और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, उठो बेटा सामर्थ, सुबह हो गई है। सामर्थ ने कसमसाते हुए कहा, मॉम कुछ देर और सोने दो प्लीज़। तो मुग्धा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे डैड नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आने वाले होंगे और तुम्हें पता है ना, अगर वो तुम्हें ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं देखेंगे तो कितना गुस्सा करेंगे। सामर्थ ने अपनी माँ को अनिंदी आंखों से देखा और माँ की तरफ देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, आई डोंट केयर कि वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, आप मेरे सामने उनकी बात लेकर मत बैठा करिए। मुग्धा जी ने कहा, सामर्थ तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो बेटा, वे तुम्हारे डैड हैं। सामर्थ अब उठकर बैठ गया और अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज तक कभी उन्होंने मुझे ढंग से बात तक नहीं की और आप कह रही हैं कि वो मेरे डैड हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि वो मेरे डैड हैं भी कि नहीं। कहकर सामर्थ बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं मुग्धा जी सामर्थ को इसी आखिरी बात को सुनकर जैसे सन रह गई। उसने एक गहरी सांस ली और खड़े होकर सामर्थ का बेड सही करने लगी, लेकिन उनके चैन में बार बार सामर्थ की कई बात गूंज रही थी। हाँ, ये सही था, धीरेन्द्र शेखावत ने सामर्थ से कभी भी प्यार से बात नहीं की थी। हालांकि उसके पीछे का कारण मुग्धा अच्छे से जानती थी। कमरा समेटने के बाद मुग्धा जी रूम से बाहर निकल गई। जब वो नीचे डाइनिंग हॉल में आई, उस वक्त धीरेन्द्र और शामली दोनों ही बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। धीरेन्द्र की नज़र मुग्धा पर गई तो धीरेन्द्र ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए पूछा, तुम्हारे वो साहबजादे अभी तक जागे कि नहीं। मुग्धा ने मुश्किल से स्माइल करते हुए कहा, वो जग गया है, बस अभी नीचे आ रहा है। तभी शामली ने कहा, तुम उसे थोड़ा जिम्मेदार क्यों नहीं बनाती हो मुग्धा, उसे दोस्तों और पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो थोड़ी सी जिम्मेदारी भी उठाए। मुग्धा ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सीख जाएगा वो, अभी उसकी उम्र ही क्या है। तो धीरेन्द्र ने खड़े होते कहा, उसे बोलना कि मेरे पास स्टडी रूम में आकर मिले, मुझे उससे बात करनी है। वो समझ गई कि अब दोनों बाप बेटों में ज़बरदस्त वाली बहस होने वाली है, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया। वहीं शामली ने भी खड़े होते कहा, मेरा भी नाश्ता हो गया, मुझे आज अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है तो मैं थोड़ा लेट आऊँगी। उसकी बात पर मुग्धा जी ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि यह सभी लोग उसे अपना सिर्फ हुक्म ही सुनाते थे। तो मुग्धा के पास गई और चारा था, मुग्धा के पास और कोई चारा नहीं था उसकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा। तभी उसकी नज़र नीचे आ रहे सामर्थ पे आई। सामर्थ अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए नीचे आ रहा था। सामर्थ को देखकर मुग्धा जी के फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, आओ बेटा, पहले नाश्ता कर लो, फिर तुम अपने डैड से मिलने के लिए स्टडी रूम में चले जाना, वो तुम्हारा वहीं वेट कर रहे हैं। सामर्थ जो अभी टेबल पर बैठने ही वाला था, उसने कहा, आप उन्हें मुझसे क्या बात करनी है। मुग्धा जी ने कहा, मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा था मैंने तुम्हें बता दिया, पर पहले तुम नाश्ता कर लो।
सामर्थ ने अपनी माँ से कहा, मैं नाश्ता बाद में आकर कर लूँगा, पहले जाकर मैं बात कर लूँ कि आखिर उन्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। मुग्धा जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सामर्थ, पहले नाश्ता कर लो। मुग्धा जानती थी कि अगर वो पहले धीरेन्द्र की बात करने स्टडी रूम में गया तो ज़रूर उन दोनों के बीच कोई बहस होगी और उसके बाद सामर्थ बिना खाना खाए वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था। उन दोनों के बीच में बात कम और बहस ज़्यादा थी। सामर्थ ने अपनी माँ से कहा, मॉम, आप नाश्ता कीजिए, मैं आता हूँ, और आप चिंता मत कीजिए, मैं नाश्ता ज़रूर करूँगा। सामर्थ अपनी माँ के चेहरे पर नज़र आ रही परेशानी को समझ गया कि आखिर वो क्या सोच रही हैं। उसने अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। धीरेन्द्र अपनी रेलिंग चेयर पर बैठा हुआ था और फाइल देख रहा था। सामर्थ ने स्टडी रूम में आते हुए कहा, आपने मुझे बुलाया है, क्या कोई काम था? धीरेन्द्र ने अपना सिर उठाया और सामर्थ की तरफ देखा और फाइल को बंद करते हुए कहा, तुम्हारे ये घूमने फिरने के शौक खत्म नहीं होंगे सामर्थ? सामर्थ आकर बड़ी एटीट्यूड के साथ उनके सामने चेयर पर बैठ कर बोला, क्यों? अब ऐसा तो मत कहिएगा कि मैं कहीं जाता हूँ तो आपको मेरी याद आती है, क्योंकि मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि आपकी लाइफ में मेरी और मेरी माँ की क्या इम्पोर्टेंस है। सामर्थ की बात सुनकर धीरेन्द्र ने भड़कते हुए कहा, क्या बड़ों की बात करने का तमीज़ नहीं है तुम में? सामर्थ, और एक बात मुझे बताओ, तुम मुंबई क्यों गए थे? सामर्थ को जैसे अपने डैड से गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, जाहिर सी बात है, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया था, आपको पता तो है। तो धीरेन्द्र ने कहा, पर मुंबई जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें कई बार मना किया है ना कि तुम मुंबई नहीं जाओगे। सामर्थ ने शक भरी नज़रों से धीरेन्द्र की तरफ देखते हुए कहा, मुंबई जाने से आप मुझे अक्सर के क्यों रोकते हैं? आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर? इस बात पर धीरेन्द्र गुस्से से चिल्लाते हुए खड़े हुए, तुम एक बात में मेरी बात नहीं मान सकते हो क्या? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम मुंबई नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, और आज के बाद तुम मेरे बताए बिना यहाँ मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाओगे। सो थैंक्स फॉर लिस्टिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।